चलिए उसके बाद हम 7वें संघ के बारे में पढ़ेंगे और 7वां संघ है आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रोपोडा को हम है ना, इसके अंतर्गत बिच्छू, केकड़ा जैसे जीव आते हैं और इसे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। ठीक है, देखिए आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है वो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग 9000 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, उसके अलावा इस संघ की स्थापना वॉन सीबोल्ड ने किया था। ठीक है, और आर्थ्रोपोड का शाब्दिक अर्थ होता है संधि युक्त पैर। ठीक है, अर्थात ऐसे जीव जिनका पैर, ठीक है, संधियों मतलब विभिन्न भागों के जुड़ने से बनता है। ठीक है, उनको संधि युक्त पैर कहते हैं। और जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है वो पूर्ण रूप से संधि युक्त पैर वाले, या जिसको हम सीधा सीधा संधिपाद कहते हैं, वाले जंतुओं से भरा है। इसलिए इस संघ को आर्थ्रोपोडा संघ का नाम प्रदान किया गया है। समझ में आया सभी को? देखिए आर्थ्रोपोडा संघ में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में कीट पाए जाते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत एक वर्ग आता है जिसको हम कीट वर्ग कहते हैं, और इस वर्ग में विशाल मात्रा में कीट पाए जाते हैं। ठीक है, जो इस संघ में जंतुओं की उपस्थिति को बढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ के कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं। तो सभी याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा संघ के निम्नलिखित मुख्य लक्षण है। पहला, यदि हम इसके आवास की बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ के सभी सदस्य स्थलों पर रहते हैं, जैसे कि बिच्छू, कुछ जल में भी रहते हैं जैसे कि केकड़ा, और कुछ वायु में भी रहते हैं जैसे कि कीट। ठीक है, समझ में आया? अर्थात इस संघ के सभी सदस्य स्थल, जल तथा वायु में, मतलब जहाँ जहाँ जीवन संभव होता है उस हर क्षेत्र में इनकी उपस्थिति अत्यधिक मात्रा में होती है। क्लियर हुआ? उसके बाद इन जंतुओं का जो शरीर होता है, या इस संघ के जो जंतु होते हैं वो खंड युक्त होते हैं। खंड युक्त मतलब जैसे कि अभी आप लोग को बताया गया कि इनके पैरों में खंड पाए जाते हैं, जिनके भी संधि रहती है ना। साथ ही साथ इनमें त्रिस्तरीय संरचना होती है। और यदि शरीर की सम्मिति की बात करें तो इनमें भी द्विपार्श्व सम्मिति पाया जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा लक्षण है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वो सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। ठीक है, सिर है ना, वक्ष मतलब जो क्या होता है, सीने वाला भाग होता है, और उदर मतलब जानते हैं, है ना, पेट। तो इस प्रकार इन जीवों का शरीर सिर, वक्ष और उदर 3 भाग में विभाजित होता है। और कभी कभी जंतुओं में क्या होते हैं, सिर और वक्ष आपस में मिल जाते हैं, और उस संरचना को हम सिरोवक्ष के नाम से जानते हैं। उसके बाद है इनका तीसरा लक्षण देखिए, आप सभी को हम लोग पढ़ाए थे कंकाल तंत्र की उपस्थिति के आधार पर, है ना। जीव 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। तो जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं उनमें बाह्य कंकाल काइटिन की बनी होती है ना, मोटी काइटिन की बनी होती है। समझ में आया? और यह जो काइटिन होता है वो खंडों में बहुत पतला होता है, मतलब बीच में मोटा होता है, लेकिन इसके खंडों पर ये क्या होते हैं, पतले आकार के होते हैं। क्लियर हुआ? उसके अलावा इन खंडों से क्या होते हैं, संधित उपांग मतलब संधिपाद निकले रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो केकड़ा होता है, केकड़ा में क्या होते हैं, है ना, जो खंड होते हैं उनमें से क्या होते हैं, 5 जोड़ी संधित उपांग निकले रहते हैं, जो है ना, जिसमें से कुछ उसके पैर होते हैं, कुछ स्पर्शक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है तीसरा लक्षण। उसके बाद देखिए चौथा लक्षण क्या है, तो इनमें भी क्या होता है, मोलस्का संघ के जंतुओं के भांति इनके रक्त में भी, मतलब आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के रक्त में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इनका भी रुधिर का रंग नीला, हरा, लाल होता है। ठीक है, उसके अलावा इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो किस प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण होता है, अर्थात इसमें रुधिर का प्रवाह बंद नलियों के अंदर नहीं होता, इसलिए इनके परिसंचरण तंत्र को हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। समझ में आया सभी को चौथा लक्षण? चलिए उसके बाद हम 5वां लक्षण में पाचन तंत्र की बात करें। पाचन तंत्र में देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के सभी जंतुओं में आहार नाल पूर्ण होती है, मतलब पूर्ण विकसित होती है, और इन जंतुओं के मुख के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे तितली के मुख के चारों ओर मुखांग के रूप में चूसक होता है ना, ठीक वैसे ही इन जंतुओं में भी क्या होते हैं, है ना, मुख के चारों ओर मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी मुखांग द्वारा जंतु क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार छेदने, है ना, चूसने या चबाने का कार्य करते हैं। समझ में आया? उसके बाद
इनका छठवां लक्षण है, देखिए छठवां लक्षण में हम इन जंतुओं के श्वसन अंग की बात करें तो इनका श्वसन अंग कैसे होता है, तो देखिए इनका देखो जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं वे फेफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो किसकी सहायता से श्वसन करते हैं, जैसे कि मछली है ना, तो मछलियों के समान ये भी गिल्स या क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ के स्थलीय जीवों में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है और जलीय जीवों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। लेकिन याद रखेंगे चाहे वो स्थलीय जंतु हो या फिर वो जलीय जंतु हो, इनमें उत्सर्जन की क्रिया है ना मैलपिघियन नलिका या हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का उत्सर्जी अंग क्या है, तो मैलपिघियन नलिका या हरित ग्रंथियां हैं। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद सातवां लक्षण है, देखिए जिस प्रकार मनुष्यों का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, ठीक उसी प्रकार आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का हृदय भी लंबा और संकुचनशील रहता है, मतलब इसमें भी संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है। साथ ही साथ इन जंतुओं में भी पेशी तंत्र पाया जाता है जिसकी सहायता से ये गति और प्रचलन की क्रिया करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए आठवां लक्षण है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में जैसे हमारे शरीर में भी क्या मतलब पौधों और बाकी जीवों के शरीर में देखें कि अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है जिनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, तो हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक उसी प्रकार भी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में भी अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है जिनके द्वारा विशिष्ट प्रकार के हार्मोन का स्रावण किया जाता है ना। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो फिरोमोन एक हार्मोन है, ठीक है, और जब इस हार्मोन का क्या होता है स्रावण होता है तो इसके प्रभाव के कारण जीवों में क्या होती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब ये विपरीत लिंग वाले जीवों को क्या करते हैं, प्रजनन के लिए आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 9वां और लास्ट लक्षण है, यदि हम जंतुओं के लिंग की बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ के सभी जंतु है ना एक लिंगी होते हैं और इनके भी जीवन चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है, अर्थात इनका भी भ्रूणी परिवर्तन अपरोक्ष रूप से होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए मोलस्का संघ के जंतु है जैसे कि केकड़ा है, बिच्छू है ना, मकड़ी है और सभी प्रकार के कीट इस वर्ग के या इस संघ के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं 8वां संघ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ है, देखिए इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ कहने का मतलब शूलमय त्वचा वाले जंतुओं से हैं। ठीक है, शूल मतलब जैसे कि कांटे के समान संरचना वाले जीव। ठीक है, इस संघ का नाम मतलब इकाइनोडर्मेटा नाम सबसे पहले जैकोब क्लीन ने दिया था, है ना, लेकिन ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसे एक संघ के रूप में है ना स्तर प्रदान किया। उसके बाद देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कुल 5500 जीवित जातियां सम्मिलित हैं, लेकिन 20,000 प्रजातियां इकाइनोडर्मेटा संघ से विलुप्त हो चुकी हैं, है ना, मतलब इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कुल 20,000 विलुप्त प्रजातियां सम्मिलित हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों का प्रमुख लक्षण क्या है। तो देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु का यदि हम आवास स्थल देखें तो सभी जंतु समुद्र में रहते हैं, है ना, या समुद्र में पाए जाते हैं तथा सीलोम युक्त होते हैं, मतलब इनमें सीलोम नामक देह गुहा पाई जाती है। समझ में आया सभी को। उसके बाद दूसरे लक्षण की हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु, देखिए दूसरा लक्षण है कि इनका जो शरीर होता है वो किस आकार का होता है, तो याद रखेंगे कभी कभी गोल आकार का होता है, कभी कभी नाला आकार का होता है या कभी कभी तारे के समान होता है। ठीक है, तथा इनका शरीर 3 स्तरों का बना होता है और खंड विहीन होते हैं, मतलब इनमें किसी भी प्रकार का खंड नहीं पाया जाता, जैसे कि आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा में पाया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इनका तीसरा लक्षण है, देखिए जब ये जीव मतलब इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जब शिशु अवस्था में होते हैं तो इनके शरीर में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है ना, लेकिन जब ये वयस्क हो जाते हैं तो इनके शरीर में पंचतई त्रिज्यता पाई जाती है, क्योंकि आप देखे होंगे है ना, जैसे कि उदाहरण में देखें स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश में कितनी भुजाएं होती, 5 भुजाएं, है ना, और इन 5 भुजाओं को यदि हम लोग क्या करेंगे उसके केंद्रीय अक्ष के है ना केंद्रीय अक्ष से उनको विभाजित करेंगे या काटेंगे, ठीक है, तो इनके
हम लगभग मतलब इनके 5 भुजाओं के, है ना, 5 बार 2-2 बार, है ना, मतलब 2-2 भाग कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण कहा जाता है कि ये, है ना, वयस्क अवस्था में तो द्विपार्श्व सममिति होते हैं, लेकिन मतलब शिशु अवस्था में द्विपार्श्व सममिति होते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में इनको, है ना, पंचतई त्रिज्यता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनका चौथा लक्षण है, देखिए, इस संघ के जंतुओं के त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट पाए जाते हैं, और, है ना, मतलब जंतुओं के त्वचा के नीचे चूने युक्त प्लेट पाए जाते हैं। जैसे किसी किसी में कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, ठीक वैसे ही इनमें क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या चूनेदार प्लेट पाई जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। जैसे पौधों में क्या होते हैं, तनों पर कांटे पाए जाते हैं ना, ठीक वैसे ही इनके भी त्वचा के ऊपर कभी कभी क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं, और यही कांटे क्या करते हैं, इनका अंतःकंकाल बनाते हैं, मतलब इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों का अंतःकंकाल तैयार करते हैं। उसके बाद 5वां लक्षण है, देखिए, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते, और न ही मतलब इनका तंत्रिका तंत्र भी क्या होता है, कम विकसित होता है। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, नर तथा मादा लैंगिक अंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। मतलब इस संघ के सभी जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। उसके बाद हम यदि इनके अगले लक्षण की बात करें तो आप लोग को बताया गया था, है ना, कि निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, अंतः और बाह्य। तो इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें अंतः प्रकार का निषेचन होता है। ठीक है, उसके अलावा इनके जीवन चक्र में क्या होती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, अर्थात इनमें भी क्या होता है, जो प्रक्रिया है ना, परिवर्धन की प्रक्रिया है, वो अपरोक्ष होता है। मतलब इनमें भी इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है ना, सीधा शिशु अवस्था आती है। इसलिए इनमें क्या बोलते हैं, परिवर्धन को अपरोक्ष न कह के परोक्ष परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका 7वां लक्षण है, तो देखिए, इन जंतुओं में क्या होते हैं, नाल पाद के रूप में, है ना, छोटी छोटी संरचनाएं होती है। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं वे जलवाहक तंत्र से जुड़ी होती हैं, और इन्हीं जलवाहक तंत्रों द्वारा इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में प्रचलन, भोजन ग्रहण तथा श्वसन की क्रिया होती है। मतलब यही नालपादी क्या करते हैं, जंतुओं में प्रचलन, भोजन और श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, और ये जलवाहक तंत्र क्या समझ में आया सभी को। और इस प्रकार से इनमें क्या होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और प्रजनन तंत्र न होने के बावजूद भी इनमें ये सारी प्रक्रियाएं संचालित होती रहती है। उसके बाद इनका 8वां लक्षण है और अंतिम लक्षण है, देखिए, इन जंतुओं के शरीर में या इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है, और इन्हीं देह गुहा से इन जंतुओं में 3 अन्य तंत्रों का निर्माण होता है, जैसे कि जलवाहक तंत्र। जलवाहक तंत्र के द्वारा ही क्या करते हैं, जो जल होते हैं वो इन जीवों के शरीर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। उसके बाद दूसरा है हिमल तंत्र, और तीसरा तंत्र है पेरीहिमल तंत्र। तो ये 3 तंत्र है, जलवाहक, हिमल और पेरीहिमल, जिनका विकास इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले वास्तविक देह गुहा से होता है, जिसको हम लोग सिलोम बोलते हैं, है ना। इसीलिए इन जंतुओं को समुद्री सिलोम कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोग का इकाइनोडर्मेटा संघ। इस संघ के जंतुओं का उदाहरण है स्टार फिश, जिसे हम लोग तारा मछली भी कहते हैं। उसके अलावा कुकुमेरिया, है ना, कुकुमेरिया को तो समुद्री खीरा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कुकुम्बर मीन्स खीरा होता है ना, इसलिए ये क्या होता है, खीरे के समान ही दिखाई देता है। जैसे आप लोग खीरे में देखे होंगे छोटे छोटे, है ना, दाने दाने संरचना पाई जाती है, ठीक वैसे ही इस कुकुमेरिया में भी क्या होता है, दाने नुमा संरचनाएं सूप के समान पाई जाती है। इसी कारण इसको खीरे के जैसा दिखता है, इसी कारण इसको कुकुमेरिया कहा गया है। ठीक है, तो कुकुमेरिया को ही समुद्री खीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आप सभी अच्छे से याद रखेंगे इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। उसके बाद और है इकाइनस, है ना, इकाइनोडर्मेटा से आप लोग इकाइनस भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा एंटीडॉन, तो ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं। पढ़िए, लक्षण याद रखिए, उदाहरण भी अच्छे से याद रखिए।